हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे पैकेटिन के साथ। प्रीवियस वीडियो में हमने मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट किया था और मियोसिस में हमने लैक्टोटीन और जाइगोटीन स्टेज को पढ़ा था। लैक्टोटीन स्टेज में हमने पढ़ा था कि क्रोमोसोम्स कंडेंस्ड होना स्टार्ट होते हैं, इलोंगेटेड क्रोमोसोम्स अपीयर होते हैं, बट वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच रहते हैं। क्लियर? तो एक बुके अपीयरेंस जो है लैक्टोटीन स्टेज में देखने को मिलती है। इसके बाद जाइगोटीन स्टेज में हमने पढ़ा कि जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं वो कंडेंस्ड हो जाते हैं और अब वो होमोलोगस पेयरिंग करनी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हर एक सेल के अंदर 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। एक सेट मदर से आता है, एक सेट फादर से। अब वो क्रोमोसोम होमोलोगस पेयरिंग करेंगे और होमोलोगस पेयरिंग के बाद हम उनको क्या कहेंगे कि सिनैप्सिस हो चुकी। तो ये जो सिनैप्स्ड क्रोमोसोम है, अब ये जो सिनैप्स्ड क्रोमोसोम है इनकी पेयरिंग हो चुकी है और पेयरिंग होने के बाद अब ये पहुंचते हैं नेक्स्ट स्टेज, दैट इज द पैकेटिन स्टेज। तो देखो पैकेटिन स्टेज में क्या होगा कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो कंडेंस्ड अभी हो ही रहे, कंटिन्यूएशन कंडेंस्ड जो है स्टेट में वो चल रहे हैं और यहाँ पे कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन्स इज कंटिन्यू, सो क्रोमोसोम बिकम मोर थिक एंड शॉर्ट। जो क्रोमोसोम है स्टूडेंट वो सबसे ज़्यादा थिक और शॉर्ट दिखने लगेंगे अब तक की स्टेज में। और एक्चुअली क्रोमोसोम अब हमारे टेट्राड की फॉर्म पे विजिबल होंगे। टेट्राड मतलब कंडीशन क्या है? प्रीवियस वीडियो में जाइगोटीन में हमने कहा था कि जब होमोलोगस पेयरिंग हो जाएगी तो क्रोमोसोम 2 क्रोमोसोम आपस में इन्होंने पेयरिंग की। पेयरिंग किस बेस पे की कि यहाँ पे सेंट्रोमियर की पोजीशन, जीन लोकेशन की पोजीशन, क्रोमोसोम का शेप, साइज सब कुछ इक्वल है, तो ऐसे क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं जो आपस में पेयरिंग करते हैं और इस पेयरिंग को मेंटेन करता है साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। और इन पेयरिंग को हमने एक और नाम दिया था स्टूडेंट कि हम इनको बाईवेलेंट कहते हैं, टेट्राड कहते हैं। एनसीईआरटी में बाईवेलेंट और टेट्राड नाम मेंशन है। तो बाईवेलेंट तो हम इनको एग्जैक्टली जाइगोटीन स्टेज में कह देते हैं, लेकिन टेट्राड जो कंडीशन है वो हम तब कहेंगे जब हमारी चारों जो है आर्म्स विजिबल होगी, यानी एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड हमारी दिखाई देंगी। क्लियर? तो अब ये जो स्ट्रक्चर बना स्टूडेंट, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड बाईवेलेंट और बाईवेलेंट के साथ साथ 4 क्रोमेटिड जब विजिबल हो जाए तब हम इसको टेट्राड पूरी तरीके से कहेंगे। तो टेट्राड कहना तब सही होगा जब चारों क्रोमेटिड विजिबल हो। अब अगर एक क्रोमोसोम की हम 2 क्रोमेटिड देखते हैं, यानी कि ये क्रोमोसोम है स्टूडेंट, तो इसकी ये वाली क्रोमेटिड एंड ये वाली क्रोमेटिड, इन दोनों को हम क्या कहेंगे? दीज आर सेड टू बी द सिस्टर क्रोमेटिड्स। सो ये क्या है स्टूडेंट? दीज आर सिस्टर क्रोमेटिड्स। उसी तरीके से अगर इस वाले क्रोमोसोम की बात कहें, सो दिस क्रोमेटिड एंड दिस क्रोमेटिड, दे बोथ आर ऑल्सो सिस्टर क्रोमेटिड्स। क्लियर? लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं अलग अलग क्रोमोसोम्स की, इस क्रोमेटिड और इस क्रोमेटिड की, यानी होमोलोगस क्रोमोसोम में दोनों अलग अलग क्रोमोसोम्स की जो क्रोमेटिड होती हैं, दे आर सेड टू बी द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो ये क्या कहलाएंगी? दीज आर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। क्लियर? दीज आर सेड टू बी द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। आई होप ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। देन 4 chromatids of each bivalent chromosomes become distinct and clearly visible. Then it is said to be the tetrad. देखो
आई रिपीट वंस अगेन कि हमने टेट्राड कंडीशन जाइगोटिन स्टेज में भी लिखी थी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, लेकिन जब चारों क्रोमेटिड्स इजीली विजिबल हो, अलग अलग दिखाई देने लगे, जो कि पैकेटिन स्टेज में आती है, तब हम एग्जैक्टली इसको क्या कहेंगे, टेट्राड। बाइवेलेंट तो पहले भी थे। देन इन दिस स्टेज रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल अपीयर विच इज द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। देखो इस स्टेज में अब क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल अपीयर होने लगता है। अब क्योंकि रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स हैं, कौन से क्रोमोसोम्स की बात कर रहे हैं स्टूडेंट, हम इन होमोलोगस क्रोमोसोम्स की बात कर रहे हैं, तो ये आपस में अपने सेगमेंट को एक्सचेंज करेंगे, यानी कि दिस पार्ट will be exchanged by this and this part will exchange by this। तो जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होती हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड आपस में अपने पार्ट को एक्सचेंज करती है, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर। और जहां पर भी क्रॉसिंग ओवर होती है स्टूडेंट, वहां पे एक डार्क एरिया बन जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। तो यहाँ पे एग्जैक्टली रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल की फॉर्मेशन होगी, मतलब ये पार्ट डार्क दिखेगा, और डार्क दिखने के बाद यहाँ पे सेगमेंट एक्सचेंज होंगे, जिसको क्रॉसिंग ओवर कहेंगे। क्रॉसिंग ओवर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी तो क्रोमोसोम एज इट इज नए इंडिविजुअल में चले जाएंगे। तो यानी जो नया इंडिविजुअल है वो आधा तो बिल्कुल फादर की तरह दिखेगा और आधा बिल्कुल मदर की तरह, यानी उसके अंदर हाफ जो कैरेक्टर हैं वो एग्जैक्टली फादर की तरह होंगे, हाफ कैरेक्टर एग्जैक्टली मदर की तरह होंगे, लेकिन उसके खुद के नए कैरेक्टर डेवलप नहीं हो पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। हमने देखा है जब भी कोई नया इंडिविजुअल बनता है तो उसमें मदर फादर के कैरेक्टर के साथ साथ कुछ उसके यूनिक, उसके अपने कैरेक्टर होते हैं, और वो क्यों होते हैं, इन सेगमेंट के एक्सचेंज होने की वजह से। जब ये सेगमेंट एक्सचेंज होंगे तो कुछ नए कैरेक्टर डेवलप होते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, रिकॉम्बिनेशन हुआ है, नए जीन्स को कॉम्बिनेट किया गया है दोबारा से, जिसको हम कहेंगे रिकॉम्बिनेशन, विच इज ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। सो देखो क्या है, in this stage recombination nodule appear which is the site of crossing over। तो यानी recombination nodule पे crossing over होगी। crossing over leads to recombination of genes on the two chromosome। किस तरीके से होगा स्टूडेंट, नए कॉम्बिनेशन कैसे बनेंगे, आइए देखते हैं। तो देखो आफ्टर क्रॉसिंग ओवर हमें क्या कंडीशन देखने को मिलती है, आफ्टर क्रॉसिंग ओवर, क्लियर। तो ये जो क्रोमोसोम है इसमें ये आर्म्स तो बिल्कुल नॉर्मल है, बट ये आर्म जो है वो इसका पार्ट एग्जैक्टली एक्सचेंज हो गया है दूसरे क्रोमोसोम की आर्म के साथ, दिस पार्ट। एंड सेम हम दूसरा क्रोमोसोम बनाएंगे, तो इस क्रोमोसोम का पार्ट भी एक्सचेंज हुआ है, ये देखिए। सो आफ्टर क्रॉसिंग ओवर हमें क्रोमोसोम्स कुछ इस टाइप के दिखाई देंगे। क्यों दिखाई देंगे, क्योंकि इस क्रोमोसोम का पार्ट इसके साथ चला गया है और इसका पार्ट इसके साथ चला गया है। अब ये सेगमेंट एक्सचेंज होने की वजह से स्टूडेंट जो जीन है उनके नए कॉम्बिनेशन बनते हैं, तो इसीलिए जो पार्ट एक्सचेंज हुआ है दैट इज क्रॉसिंग ओवर, और पार्ट एक्सचेंज होने की वजह से जीन के नए कॉम्बिनेशन बने हैं दैट इज रिकॉम्बिनेशन। सो क्रॉसिंग ओवर ऑलवेज लीड्स टू द रिकॉम्बिनेशन, और इस रिकॉम्बिनेशन की वजह से ही हम किसी भी स्पीसीज में देखते हैं
तो हमें जो डिफरेंसेस दिखाई देते हैं पेरेंट जनरेशन से, वो जो डिफरेंसेस हैं वो एक्चुअली क्रॉसिंग ओवर की वजह से ही होते हैं। चलिए आगे देखते हैं स्टूडेंट। ये देखिए, रिकॉम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर occur with the help of recombination enzyme which is multi enzyme complex। एग्जैक्टली जो पार्ट है क्रोमोसोम का वो सेपरेट होना, तो वहां से कोई एंजाइम इन्वॉल्व होगा जो पार्ट को सेपरेट करेगा, और फिर वो पार्ट दूसरे क्रोमोसोम पे जाके अटैच हो जाना। तो वो पार्ट एग्जैक्टली कोई एंजाइम करेगा, फॉर एग्जांपल डीएनए लाइगेज। तो ये सारे जो क्रॉसिंग ओवर का पार्ट है, क्रॉसिंग ओवर का जो प्रोसेस है, वो पूरा प्रोसेस रिकॉम्बिनेज एंजाइम की हेल्प से होता है। सो दिस इज द रिकॉम्बिनेज एंजाइम। और रिकॉम्बिनेज एंजाइम एक सिंगल एंजाइम नहीं होता है स्टूडेंट, वो मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, उसमें बहुत सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। सो इट इज द मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स। क्लियर? चलिए, द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर अपीयर डार्क। ये तो हमें पता है कि जहां पर भी क्रॉसिंग ओवर होगी वो पार्ट कैसा दिखाई देगा, डार्क दिखाई देगा, और उस पार्ट को हम क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। उस पार्ट को हम क्या कहेंगे, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। देन अब इसमें इतना तो पार्ट कहाँ, न्यूक्लियस के अंदर हो गया है कि क्रॉसिंग ओवर हो गई है, रिकॉम्बिनेशन हो गया है। अब ये जो एस्टर्स हैं, ये जो एस्टर साइटोप्लाज्म पे है, ये एस्टर स्टूडेंट धीरे धीरे अपोजिट मूव कर रहे हैं, एक दूसरे से अपोजिट जा रहे हैं, ताकि ये पोल पे अरेंज हो सके, क्योंकि ये मियोसिस हम एनिमल सेल के अंदर स्टडी कर रहे हैं। क्लियर? तो एनिमल सेल में ये जो हमारे एस्टर्स हैं, इनको अपोजिट पोल पे जाना पड़ेगा, तो ये एक दूसरे से अपोजिट मूव कर रहे हैं। तो क्रॉसिंग ओवर होने के बाद हमारे क्रोमोसोम्स कुछ इस तरीके से दिखेंगे स्टूडेंट। ये देखिए, इस क्रोमोसोम का जो पार्ट है वो इसके साथ है, हम देख लेते हैं। इसका पार्ट हमारा कहाँ है, इसके साथ है, और इसका पार्ट हमारा इसके साथ चला गया है। और अभी भी जो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है वो, उसने इसको दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम को आपस में अटैच किया हुआ है, क्योंकि साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का काम ही यही है कि जब तक क्रॉसिंग ओवर पूरी ना हो जाए तब तक ये होमोलोगस क्रोमोसोम को आपस में अटैच करके होल्ड करके रखे, ताकि क्रॉसिंग ओवर का जो प्रोसेस है वो इजीली हो सके। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट स्टेज आती है हमारे स्टूडेंट डिप्लोटीन स्टेज। तो देखो, डिप्लोटीन स्टेज में क्या होता है कि अब यहाँ पे जो हमारा साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है वो डिसॉल्व होगा। और इसका डिसॉल्व होने का कारण क्या है, क्योंकि इसका काम यहीं तक का था, जब तक क्रॉसिंग ओवर होती है तब तक ये क्रोमोसोम्स को आपस में होल्ड करा के रखता है। फिर क्रोमोसोम ने सेपरेट होना है तो इसको भी डिसॉल्व होना पड़ेगा। लेकिन कंडीशन क्या होती है कि डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स एंड होमोलोगस क्रोमोसोम्स ऑफ द बाइवेलेंट, यानी कि ये जो दो होमोलोगस क्रोमोसोम हैं इनको बाइवेलेंट कहेंगे, तो ये एक दूसरे से सेपरेट होना स्टार्ट होंगे। लेकिन जब ये सेपरेट होंगे ना, तो ये सारे पॉइंट से सेपरेट होना स्टार्ट होंगे, लेकिन इनिशियली जहां पर क्रॉसिंग ओवर हुई है उन पॉइंट से अटैच रहेंगे। तो अभी हमने क्रॉसिंग ओवर कहाँ दिखाई है स्टूडेंट्स, एंड पॉइंट पे। तो ये जो क्रोमोसोम्स हैं, ये देखो, क्रॉसिंग ओवर होने के बाद ये क्रोमोसोम सेपरेट होना स्टार्ट हुए हैं इस तरीके से, और ये सेपरेट होते रहेंगे। ये एंड से आपस में जुड़े हुए हैं। और एंड से क्यों जुड़े हुए, क्योंकि यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुई है। क्लियर? तो जो जहां पर क्रॉसिंग ओवर हुई है वो पॉइंट से अटैच रहेंगे, बाकी जो पार्ट है वो इस तरीके से सेपरेट होता रहेगा। और जहां से ये अटैच्ड है उस पार्ट को हम नाम क्या देते हैं, वी कॉल्ड इट कियास्मेटा। क्लियर? सो देखिए, द साइट एट विच क्रोमोसोम्स रिमेन्स अटैच्ड आर नोन एज कियास्मेटा, यानी कि जो क्रोमोसोम हैं वो सेपरेट हो गए हैं लेकिन क्रॉसिंग ओवर वाले पॉइंट से अटैच्ड हैं, और इन पॉइंट को हमने नाम क्या दिया है, वी कॉल्ड इट कियास्मेटा। तो ये जो पार्ट है स्टूडेंट, इस पार्ट को अब ये साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व होना स्टार्ट हो गया है, और यहाँ पर देखिए कि बीच से तो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स
डिसॉल्व हो गया है तो ये पार्ट सेपरेट हो गया है, लेकिन ये जो कॉर्नर वाला पार्ट है जहां पे क्रॉसिंग ओवर हुई है, अभी यहाँ का जो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है ये डिसॉल्व नहीं हुआ है और क्रोमोसोम यहाँ से अटैच्ड है। तो इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, वी कॉल्ड इट क्याज्मेटा। तो जहां से क्रोमोसोम आपस में अभी अटैच्ड है, क्यों अटैच्ड है, क्योंकि यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुई थी, तो ये पार्ट इनिशियली सेपरेट नहीं होगा। इस पार्ट को हमने नाम दिया है क्याज्मेटा। ये देखिए इधर भी एक क्याज्मेटा है, इधर भी एक क्याज्मेटा है। सो नाउ अब इसमें हम एक चीज और देखेंगे जो हमारी एनसीईआरटी है, उसमें क्याज्मेटा में लिखा हुआ है स्टूडेंट एक्स लाइक स्ट्रक्चर। तो एक्स लाइक स्ट्रक्चर के अलावा और भी स्ट्रक्चर बनते हैं और ये स्ट्रक्चर क्याज्मेटा की जो पोजीशन है, क्याज्मेटा का जो नंबर है, उसके बेस पर बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें कि जो क्याज्मेटा है वो सेंटर पर है और एक ही क्याज्मेटा है, सो दिस इज द पोजीशन ऑफ क्याज्मेटा, सेंटर पर है और एक ही है, तो स्टूडेंट क्रोमोसोम की शेप कुछ इस तरीके से बनेगी। ये एक क्रोमोसोम है और ये इसका होमोलोगस पार्ट भी हम साथ साथ बना देते हैं। दिस इज वन chromatid of the chromosome and this is another chromatid of this chromosome and this is homologous chromosome, ये वन chromatid है और ये दूसरी chromatid है एंड क्याज्मेटा सिंगल है और सेंटर पर है। ठीक, तो अब ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं, दिस इज सेड टू बी द एक्स लाइक क्याज्मेटा। इसको हम क्या कहेंगे, एक्स लाइक क्याज्मेटा। अब अगर स्टूडेंट जो क्याज्मेटा है वो नंबर में, मतलब हम कहें 2 हैं, तो 2 में क्याज्मेटा क्या बनाता है, इट फॉर्म रिंग लाइक स्ट्रक्चर। ये देखिए इस तरीके से ये एक क्रोमोसोम है और ये इसकी दूसरी क्रोमेटिड हम बना देते हैं। ये दूसरा क्रोमोसोम है और ये इसकी दूसरी क्रोमेटिड। और क्याज्मेटा कहां पर है स्टूडेंट, एक यहां पर है और एक यहां पर है, तो 2 क्याज्मेटा यहां पे बने हैं और 2 क्याज्मेटा की वजह से जो स्ट्रक्चर है होमोलोगस क्रोमोसोम का वो रिंग लाइक अपीयर होता है। तो इसको हम नाम क्या देते हैं, वी कॉल्ड इट रिंग लाइक क्याज्मेटा। इसको हम क्या कहते हैं, रिंग लाइक क्याज्मेटा। और अगर क्याज्मेटा 2 से ज्यादा हो तब कंडीशन किस तरह की होती है, जो स्ट्रक्चर है वो चेन लाइक बनता है। किस तरीके से बनेगा स्टूडेंट चेन लाइक, आइए देख लेते हैं। ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम है और ये हम इसकी दूसरी क्रोमेटिड बना देते हैं। ये देखिए इस तरीके से, और यहां पे जो क्याज्मेटा है वो एक इस पोजीशन पे बनेगा, 1 2 3 4, क्लियर। और यहां पे अगर हम कहें तो 3 भी बन सकते हैं। तो इस तरीके से जो क्याज्मेटा की पोजीशन है स्टूडेंट, नंबर है, उसके बेस पर जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग बन सकते हैं। एक्स लाइक, रिंग लाइक, चेन लाइक, अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर जो है वो क्रोमोसोम के अपीयर होते हैं। एनसीईआरटी में इस स्ट्रक्चर की बात की हुई है, क्लियर। देखो क्या होता है स्टूडेंट, जो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है वो अब
जो क्याज़मेटा की पोजीशन पर है वो भी डिसॉल्व होगा, और इसकी वजह से जो क्याज़मेटा है वो बिल्कुल एंड पे शिफ्ट हो जाएगा, और इस कंडीशन को हम कहेंगे टर्मिनलाइजेशन। क्योंकि अब क्रोमोसोम्स जो होमोलोगस क्रोमोसोम है उनको पूरी तरीके से सेपरेट होना है, तो यहाँ पे सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स को पूरी तरीके से डिसॉल्व होना पड़ेगा ताकि क्रोमोसोम सेपरेट हो सके। तो इसकी वजह से क्या होता है, क्याज़मेटा वो एंड पे शिफ्ट होना स्टार्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, इस तरीके से एक्स लाइक स्ट्रक्चर है, तो अब ये जो क्याज़मेटा है वो एंड पे शिफ्ट होगा इस तरीके से, और एंड पे शिफ्ट होते होते फाइनली क्रोमोसोम्स क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। तो जब क्याज़मेटा एंड पे शिफ्ट होना स्टार्ट होता है सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स के डिसॉल्व होने की वजह से, इस कंडीशन को हम नाम क्या देते हैं, टर्मिनलाइजेशन। क्लियर? टर्मिनलाइजेशन स्टार्ट तो हो जाता है डिप्लोटीन स्टेज पे, स्टार्ट एट डिप्लोटीन स्टेज एंड कंप्लीट एट डायाकाइनेसिस स्टेज। डायाकाइनेसिस स्टेज एक इंटरमीडिएट स्टेज होती है जो कि प्रोफेज फर्स्ट और मेटाफेज फर्स्ट के बीच में रहती है। एक छोटी सी स्टेज होती है जिसको हम कहते हैं डायाकाइनेसिस। क्लियर? तो इसमें टर्मिनलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होगी। देन एक इंपॉर्टेंट चीज स्टूडेंट, इन oocyte of some vertebrates the diplotin stage lasts for month to years which is called dictyotin। ये कंडीशन क्या है कि जो डिप्लोटीन स्टेज है वो वर्टिब्रेट्स के फीमेल्स में एक लंबी स्टेज होती है। अगर हम ह्यूमन का एग्जाम्पल लें स्टूडेंट, तो ह्यूमंस जो फीमेल होती है उनमें ये स्टेज जब वो अपने मदर के वॉर्म में होती है, फीटल डेवलपमेंट हो रही होती है, तो फीटल डेवलपमेंट के 5th मंथ पर ही ये स्टेज आती है, और ये स्टेज यहीं पे सस्पेंड हो जाती है। फिर ये स्टेज आफ्टर बर्थ के बाद प्यूबर्टी आती है, और प्यूबर्टी पे जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी और इन एग की फर्दर डेवलपमेंट होगी, oocytes की बात कर रहे हैं ना, तो oocytes एग बनाते हैं। तो यही एग जब डेवलप होंगे प्यूबर्टी के बाद, तो तब ये कंडीशन जो है, ये स्टेज जो है कंटिन्यू होगी। तो जो एग्स हैं, जो oocyte हैं ह्यूमन फीमेल्स में, वो बर्थ पे ही यहीं पे अरेस्ट हो जाते हैं और प्यूबर्टी के बाद वो कंटिन्यू करते हैं। तो फीमेल में ये स्टेज स्टूडेंट 14-15 ईयर्स, इससे ज़्यादा भी हो जाती है। इसलिए हमने कहा है कि वर्टिब्रेट्स की जो oocytes होती हैं वो उनमें ये स्टेज लंबी होती है जिसको डिक्ट्योटीन कहते हैं। इस डिक्ट्योटीन को हम बाद में सम एक्स्ट्रा पॉइंट्स में कवर करेंगे। इसमें कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर बनते हैं जो एग के डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं स्टूडेंट। अब हमारी स्टेट आती है डायाकाइनेसिस। डायाकाइनेसिस अभी हमने कहा प्रोफेज फर्स्ट और मेटाफेज फर्स्ट के बीच के एक छोटी सी इंटरमीडिएट स्टेज है। इसमें क्या होता है, टर्मिनलाइजेशन इज कंप्लीटेड इन दिस स्टेज। तो टर्मिनलाइजेशन कंप्लीट हो गया, अब ये होमोलोगस क्रोमोसोम पूरी तरीके से सेपरेट हो गए हैं। देन क्रोमोसोम्स आर फुली कंडेंस्ड, क्रोमोसोम पूरी तरीके से कंडेंस्ड हो चुके हैं, स्पिंडल फाइबर बन चुके हैं। बाय द एंड ऑफ डायकाइनेसिस द न्यूक्लियोलस, यानी कि जो न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, एंड जो हमारी सेल ऑर्गेनेली लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो पूरी तरीके से क्या हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। क्लियर? चलिए अब आते हैं स्टूडेंट मेटाफेज फर्स्ट। अब मेटाफेज फर्स्ट पे देखो कंडीशन क्या है, द बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स अलाइन ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट। अब जो बाइवेलेंट यानी होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो दोनों बाइवेलेंट इस तरीके से इक्वेटोरियल प्लेट पे अरेंज होंगे। एक क्रोमोसोम ये है, दूसरा क्रोमोसोम ये है, और जब क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेट पे अरेंज होते हैं इसको हम कहते हैं
कांग्रेशन। क्लियर? तो देखो कांग्रेशन की कंडीशन क्या है कि जो हमारे एस्टर हैं, सेंट्रोजोम हैं, वो अलग अलग पोल पे, अपोजिट पोल पे अरेंज हो गए हैं, स्पिंडल फाइबर बन गए हैं। और ये स्पिंडल फाइबर कौन से हैं? कंटिन्यू, जिनको हम क्या कहते हैं? दीज आर सेड टू बी द कॉन्टिन्यूअस स्पिंडल फाइबर। और ये वो स्पिंडल फाइबर हैं जो क्रोमोसोम पे अटैच्ड है, जिसको डिसकंटिन्यूअस या टेक्टाइल क्रोमोसोम कहते हैं, टेक्टाइल स्पिंडल फाइबर कहते हैं, सॉरी। क्लियर? तो ये हमारे टेक्टाइल स्पिंडल फाइबर हैं जिनके ऊपर हमारे क्रोमोसोम्स जो है अटैच्ड हैं, जिन्होंने क्रोमोसोम्स को काइनेटोकोर से अटैच किया हुआ है। ये देखिए, ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, और ये हमारे जो डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल हैं वो इस तरीके से दोनों क्रोमोसोम्स के काइनेटोकोर से अटैच हो गए हैं और इन्होंने क्रोमोसोम्स को इक्वेटोरियल प्लेट पे अरेंज कर दिया है। अब यहाँ पे डिफरेंस आप देखिए, जब हमने माइटोसिस पढ़ी थी तो माइटोसिस पे जो मेटाफेज था उस पे हमारे क्रोमोसोम्स, एक क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेट पे अरेंज था, लेकिन यहाँ पे कितने हैं? 2। क्लियर? तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एनाफेज में जब ये सेपरेट होंगे तो नॉर्मल मेटाफेज में जब हमारे क्रोमोसोम्स सेपरेट होते हैं तो ये क्रोमेटिड्स अपोजिट मूव करती है इस तरीके से, लेकिन यहां पे क्या होंगे? होमोलोगस क्रोमोसोम्स में से पूरा पूरा क्रोमोसोम अपोजिट पोल पे मूव करेगा। क्लियर? सो देखो कंडीशन क्या है? बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स अलाइन ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट, जिसको हमने कंग्रेशन कहा है। स्पिंडल फाइबर फ्रॉम द अपोजिट पोल अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम। तो जो होमोलोगस क्रोमोसोम है इनके काइनेटोकोर पे स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाते हैं। क्लियर? अब यहां से एनाफेज की स्टेज स्टार्ट होगी और ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम अपोजिट पोल की तरफ इस तरीके से मूव करेंगे। तो अब यहाँ पे क्रोमेटिड मूव नहीं कर रही, क्रोमोसोम्स मूव कर रहे हैं। और क्रोमोसोम्स कैसे हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम। तो होमोलोगस क्रोमोसोम में से एक क्रोमोसोम तो यहाँ जाएगा और एक यहाँ जाएगा, यानी दोनों सेल के पास एक एक होमोलोगस क्रोमोसोम होगा। इस तरीके से सेम यहाँ से भी क्रोमोसोम मूव करेंगे। तो अगर हम मेटाफेज फर्स्ट को नॉर्मल मेटाफेज से देखें तो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट? होमोलोगस क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेट पे अरेंज हुए हैं, तो यहाँ पे 2 इक्वेटोरियल प्लेट बनती है। एक यहाँ पे होती है इस क्रोमोसोम के साथ ऐसे, और 2 सेकंड यहाँ पे होती है। तो 2 इक्वेटोरियल प्लेट यानी 2 मेटाफेसिक प्लेट यहाँ पे बनती है। सो यहाँ पे कंडीशन क्या है? 2 मेटाफेसिक और इक्वेटोरियल प्लेट बनती हैं। और जो माइटोसिस का जो मेटाफेस है यहाँ पे क्या है? 1 मेटाफेसिक प्लेट। क्लियर? अब यहां पे आप देखिए कि एक क्रोमोसोम को, जो नॉर्मल मेटाफेस है, एक क्रोमोसोम को 2 डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर ने अटैच किया हुआ है, एक इधर से काइनेटोकोर ने और एक इधर से। लेकिन अगर हम मेटाफेज फर्स्ट की बात करें तो यहां पे एक क्रोमोसोम को एक ही स्पिंडल फाइबर ने अटैच किया हुआ है। क्लियर? सो यहां पे एक क्रोमोसोम एक स्पिंडल फाइबर से अटैच्ड है। तो हम कह सकते हैं कि एक होमोलोगस क्रोमोसोम्स में से जो एक क्रोमोसोम है वो केवल एक ही टेक्टाइल फाइबर या डिसकंटिन्यूअस फाइबर से अटैच्ड है, और यहाँ पे 2 से अटैच्ड है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारी क्या होती है? एनाफेज की कंडीशन। सो एनाफेज की कंडीशन में क्या है? अब ये होमोलोगस क्रोमोसोम
एक दूसरे से अपोजिट मूव कर रहे हैं, और अपोजिट मूव करने की वजह से जो क्रोमेटिड्स है वो अपने अपने सेंट्रोमियर के साथ जुड़ी हुई है, पूरा पूरा क्रोमोसोम मूव करेगा होमोलोगस क्रोमोसोम से। सो होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट एंड मूव टू अपोजिट पोल, इसको हम क्या कहेंगे? डिसजंक्शन। क्लियर? देन क्रोमेटिड रिमेन्स एसोसिएटेड एट देयर सेंट्रोमियर। क्रोमेटिड, इसकी क्रोमेटिड इसके साथ है, इसकी क्रोमेटिड इसके साथ है, और होमोलोगस क्रोमोसोम मूव कर रहे हैं। लेकिन अगर हम नॉर्मल एनाफेज की बात करते हैं, माइटोसिस के एनाफेज की बात, तो यहां से सेंट्रोमियर स्प्लिट होती है, और ये देखो क्रोमेटिड मूव करती है, तो यहां पे जो मूवमेंट होगा तो ये मूवमेंट होता है मोनाड कंडीशन का। लेकिन यहां पे क्या है स्टूडेंट? ये होमोलोगस क्रोमोसोम मूव कर रहे हैं, क्रोमेटिड तो कहां है? क्रोमोसोम के साथ ही है। तो यहां पे जो मूवमेंट हो रहा है वो डायड कंडीशन में हो रहा है, क्योंकि हर क्रोमोसोम के साथ दो दो क्रोमेटिड हैं। क्लियर? तो ये एनाफेज में बेसिकली क्या हुआ है? होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट हो गए हैं। नेक्स्ट, टेलोफेज फर्स्ट। टेलोफेज फर्स्ट क्या होते हैं स्टूडेंट? लास्ट फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट। न्यूक्लियर डिवीजन की लास्ट स्टेज है, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी सेल ऑर्गेनेली रीअपियर हो जाती है। क्रोमोसोम शो डीकंडेंसेशन, क्रोमेटिन फाइबर आर फॉर्म बट do not reach to the extreme extended state of interphase nucleus। इस बात का मतलब क्या है स्टूडेंट? कि ये देखो, कैरियोकाइनेसिस का लास्ट फेज होता है टेलोफेज फर्स्ट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, सेल ऑर्गेनेली फिर से अपीयर हो जाते हैं। अब क्रोमोसोम यहाँ पे डीकंडेंसेशन स्टार्ट करेगा, यानी क्रोमोसोम क्रोमेटिन फाइबर की फॉर्म पे आएगा। लेकिन क्रोमेटिन फाइबर फिर से वो बिल्कुल उलझे हुए धागे नहीं बनते हैं जैसा कि माइटोसिस में होता है, माइटोसिस के इंटरफेस में होता है। यहाँ पे डीकंडेंसेशन जरूर होगा, लेकिन क्रोमोसोम्स बिल्कुल इलोंगेटेड क्रोमेटिन की फॉर्म पे नहीं आते, वो थोड़े कंडेंस्ड फॉर्म पे ही रहते हैं। क्लियर? अब देखो इसके बाद क्या होगी? साइटोकाइनेसिस, यानी कि भाई सेल ऑर्गेनेली वापस आ चुके हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आ चुकी है, जो डीएनए का कंटेंट है वो सेपरेट हो चुका है, कैरियोकाइनेसिस हो चुकी है। अब क्या होगी? साइटोकाइनेसिस। और साइटोकाइनेसिस के बाद दो सेल सेपरेट हो जाएंगी। क्लियर? तो ये देखिए, साइटोकाइनेसिस फर्स्ट। साइटोकाइनेसिस फर्स्ट में क्या होगा स्टूडेंट? जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड होगा और दो डॉटर सेल बनेगी। अब साइटोकाइनेसिस बिल्कुल माइटोसिस के साइटोकाइनेसिस की तरह होगा। अगर एनिमल सेल है तो किस तरीके से होगा? सेल फर्रो, यानी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें फर्रो की फॉर्मेशन होगी, और अगर प्लांट सेल है तो सेल प्लेट की वजह से होगा। बोथ डॉटर सेल्स हैव हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अब यहाँ पे कंडीशन क्या होगी कि साइटोकाइनेसिस हुआ तो यहाँ पे डिप्लॉयड सेल थी, लेकिन जब इससे डॉटर सेल बनी तो यहाँ पे क्या होगी? हैप्लॉइड कंडीशन। तो डिप्लॉयड पेरेंट सेल से दो हैप्लॉइड सेल्स जो हैं वो बनी है। क्लियर?